वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर सेकंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। डेफिनेटली लर्नर्स, आपको किसी ना किसी टेक्निक्स पे क्वेश्चन मिलने ही वाला है एग्जाम में। हो सकता है आपको केस स्टडी मिल जाए, इस पे कोई एमसीक्यूज मिल जाए, आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी टेक्निक्स के बारे में पूछ सकता है। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बी स्टार्ट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम को एक नए तरीके से साइंटिफिक मैनर में किया जाता है। सो इट मीन्स द परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर्स। अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें तो डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग न्यूअर टेक्निक्स इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें काम के पुराने तरीकों को छोड़ के एक नए तरीकों को अडॉप्ट किया जाता है। इसी को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। सपोज हो सकता है हम काम को पहले किसी और तरीके से कर रहे थे, पहले हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे थे, सिर्फ प्रॉफिट पे। जब भी लेबर और मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस होता था, प्रॉफिट पे होता था कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन ये अप्रोच कहती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा ही होगा। सिमिलरली कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर काम को साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। सो कुछ इस तरह से हमारे पास 9 टेक्निक्स हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने दी हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारी 9 टेक्निक्स दी हैं। फर्स्ट है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड रहेगी हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, थर्ड वन इज सिंप्लीफिकेशन, फोर्थ मेथड स्टडी, फिफ्थ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी एंड द डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम एंड द मेंटल रेवोल्यूशन। तो ये हमारे कुछ 9 टेक्निक्स जो हमारी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी हैं हमारी, इसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, देखिए फंक्शनल की बात करें, काम को फंक्शन से रिलेटेड है। फोरमैनशिप हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है, फोरमैन से रिलेटेड है। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप की जो हमारी टेक्निक है, इट इज डेवलप्ड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर। और ये टेक्निक कहती है, इट रिफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मे कंप्लीट पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये जो हमारी टेक्निक है, ये कहती है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। सपोज हमारा प्रोडक्शन वर्क, परचेज वर्क, सेल्स वर्क, मार्केटिंग, हमारी पर्सनल से रिलेटेड सारे काम को डिवाइड कर दें और हर काम को एक पर्सन को दे दें, ताकि उस पर्सन को पता हो वो काम बार बार करेगा तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। So according in functional organization, work is divided into small part and each part is assigned to an expert. In this manner, all the benefit of specialization is achieved. So अगर आपका छोटा सा क्वेश्चन आ भी जाता है कि हमारी जो फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन फोकस कहाँ रहता है, तो मेन फोकस इसका स्पेशलाइजेशन पे होता है, क्योंकि इसके अंदर काम को डिवाइड कर दिया जाता है और एक एम्प्लॉयज़ को बार बार वही काम करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो इस काम में एक्सपर्ट हो जाए, ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अचीव हो सकता है पहले उस काम को 1 घंटे में कर रहा, लेकिन बार बार उस एम्प्लॉय को वही काम मिलेगा तो उस काम को अब हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकता है। सो देखिए, अगर हम बात करें फंक्शनल फोरमैनशिप की, तो फोरमैन हमारे मेनली फैक्ट्री में काम होते हैं और टेलर ने सजेस्ट किया कि पूरी ही फैक्ट्री के काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। देखिए, फैक्ट्री में एक तो होगा प्रोडक्शन वर्क और प्रोडक्शन के लिए सेकेंडली क्या की जाएगी, प्लानिंग। तो ये कहते हैं कि फैक्ट्री मैनेजर्स को 2 पार्ट्स में बांट दिए जाए। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर की प्रोडक्शन किया जाएगा और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक और सेकंड पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी। तो प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए फैक्ट्री मैनेजर्स को। अब देखिए, प्लानिंग ऑफिसर्स के अंदर अगर हम देखें तो रूट क्लर्क आएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क आएंगे। अब देखिए, प्लानिंग ऑफिसर के अंदर फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका रूट क्लर्क। अब देखिए, रूट का मतलब रास्ता,
क्लर्क का मतलब क्लर्क। अब जो ऐसा एम्प्लॉय जो क्या डिसाइड करेगा, रूट। प्लानिंग करते वक्त डिसाइड करेगा कि इस काम को करने का ये रूट रहेगा, ये वे रहेगा, ये मेथड रहेगा। सो he डिसाइड द रूट एंड द सीक्वेंस ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर वर्क। ये एम्प्लॉय क्या डिसाइड करेगा, सीक्वेंस ऑफ डूइंग द वर्क। किसी भी काम को करने का पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, ये हमारा डिसाइड करेगा रूट क्लर्क। सेकंड नंबर पे रहेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्या प्रिपेयर करेगा, ये कार्ड प्रिपेयर करेगा छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के। इंस्ट्रक्शन किसको देंगे, प्लानिंग करते वक्त वो डिसाइड करेगा, प्लानिंग करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे टू दी एम्प्लॉयज़ या टू दी वर्कर, कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि काम को करने की ये प्रोसीजर है, द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दी वर्क, नेचर ऑफ वर्क, कि काम को करने का ये नेचर रहेगा, ये मशीनरी रहेगी। ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड नंबर पे आता है टाइम एंड दी कॉस्ट क्लर्क। देखिए ये क्लर्क प्लानिंग के टाइम ये डिसाइड करेगा कि कितना हमारा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा काम को कंप्लीट करने का। पहले से ही प्लानिंग के अंदर डिसाइड कर देगा स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग दी वर्क एंड दी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग दी वर्क, स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग दी वर्क। फोर्थ नंबर पे आएगा डिसिप्लिन क्लर्क। ये क्लर्क इंश्योर करेगा, प्लानिंग करेगा कि सारा काम एक डिसिप्लिन के अंदर हो। तो इन शॉर्ट ये सारे काम किसके लिए किए जाएंगे, अल्टीमेटली ये सारे के सारे काम वर्कर्स के लिए किए जाएंगे। अब सेकेंड फैक्ट्री के अंदर आते हैं प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफिसर होगा वो अपने अंडर कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा। तो फर्स्ट वन आएगा गैंग बॉस। अब देखिए गैंग बॉस पूरी फैक्ट्री के काम को, पूरी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप्स का एक लीडर अपॉइंट किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गैंग बॉस। गैंग बॉस इज दी ग्रुप लीडर। अब देखिए गैंग बॉस का मेन काम क्या रहेगा, तो गैंग बॉस अपने जो उसके ग्रुप के लीडर को, ग्रुप के काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। सेकंड नंबर पे आएंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये देखेगा कि प्रोडक्शन काम ठीक चलता रहे उसके ग्रुप का। सेकंड नंबर पे आएगा स्पीड बॉस, जो इंश्योर करेगा कि सारे ही ऑर्गेनाइजेशन का काम एक स्पीड से हो। अगर नहीं हो रहा तो उसके रीजन फाइंड आउट करेगा और करेक्टिव एक्शन लेगा उसकी स्पीड को, कम स्पीड को, रीजन को दूर करने के लिए। थर्ड नंबर पे आएगा रिपेयर बॉस। अब देखिए ये मेनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की नीड होती है। तो रिपेयर बॉस का काम क्या रहेगा कि अगर जो भी मशीनरी है उसके अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी रिपेयर की अरेंजमेंट करना टाइम टू टाइम, ताकि विदाउट हिंडरेंस हमारा जो जितना भी काम है चलता रहे। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे हमारा प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर आता है इंस्पेक्टर, जो पूरे काम को, पूरे प्रोडक्शन के काम को इंस्पेक्ट करेगा, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की कंपैरिजन करेगा एवरेज क्वालिटी से, कि हमने ये टारगेट डिसाइड किए थे बट एक्चुअल में हमें ये रिसीव हुआ, तो इसके लिए नेगेटिव डेविएशन क्या है उनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली ये भी किसके लिए काम करते हैं, हमारे वर्कर्स के लिए काम करते हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर्स के अंदर जितने भी हमारे क्लर्क आते हैं, वो आते हैं, जो भी आते हैं हमारे। सो प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर ये हमारे फंक्शनल फोरमैन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डिवाइड किया। तो हमने फर्स्ट नंबर पे टेक्निक को डिस्कस किया, फंक्शनल फोरमैनशिप को। तो हमने फैक्ट्री के मैनेजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। रूट क्लर्क हमारे काम को करने का रूट डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन इशू करता है एम्प्लॉय को। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करता है। और डिसिप्लिन क्लर्क प्लानिंग करता है कि सारा काम डिसिप्लिन में हो। गैंग बॉस हमारा क्या होता है, ये देखता है कि पूरी हमारी गैंग का काम अच्छे से चलता रहे, ग्रुप का लीडर होता है। स्पीड बॉस इंश्योर करता है कि सारा काम एक स्पीड में हो। रिपेयर बॉक्स इंश्योर करता है कोई भी मशीनरी में कोई भी टूट फूट ना हो, उसकी टाइमली रिपेयर की जाए। लास्ट नंबर पे इंस्पेक्टर का काम सारे ओवरऑल काम को, प्रोडक्शन काम को इंस्पेक्ट करना आता है। नेक्स्ट हमारी अगर हम टेक्निक्स की बात करें जो हमारी FW टेलर ने दिया है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, कि सभी काम के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करना। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं मैन, मटेरियल, मशीन, मनी।
अब टेलर ने सजेस्ट किया है कि हमें सभी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स के लिए क्या डिसाइड करने चाहिए, स्टैंडर्ड डिसाइड करने चाहिए कि एक एम्प्लॉयज़ ने, मैन का मतलब मैन के अंदर एम्प्लॉयज़ आएंगे, कि एक एम्प्लॉयज़ ने इतना स्टैंडर्ड काम करना ही करना है। मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कि इतना रॉ मटेरियल्स हमारे चाहिए ही चाहिए, इतना स्टैंडर्ड चाहिए कि मशीन हमारी स्टैंडर्डाइज हो, कोई भी मशीन हमारी आइडल ना रहे कि ये इस काम को करने के, इस मशीन से काम करने के ये स्टैंडर्ड है। मशीन मनी से का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पे कोई भी हमारी मनी आइडल ना रहे, ताकि वहाँ पे लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर हो सकता है हमने बाहर से मनी लोन पे लियो। तो ये इसके अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया कि हमें सभी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय ए वर्कर इन ए डे में बी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं मैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कि एक एम्प्लॉय ने इतना स्टैंडर्ड काम करना ही करना है, अगर उससे कम काम करता है तो कम सैलरी दी जाएगी। ये हमारा कुछ एफडब्ल्यू टेलर ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं। इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड ऑल्सो भी सेट फॉर रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्निक, कंडीशन ऑफ वर्क, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारी टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन। दैट वन इज दी सिंप्लीफिकेशन। देखिए नाम से ही क्लियर है कि काम को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू दी अननेसेसरली टाइप। अगर हम कोई भी अननेसेसरली काम कर रहे हैं, अननेसेसरली चीज़ें बना रहे हैं, अननेसेसरली क्वालिटी, साइज एंड वेट को हमें रिड्यूस करना चाहिए। हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इट इज़ ऑल राइट फॉर ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चरिंग शू ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। अगर देखिए एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज़ बना रही है 1, 2, 3, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो शूज़ बनाने स्टार्ट कर दे 0, 0.25, 0.5, 1, 1.25, 1.75, मीन्स इस तरह के साइज के शूज़ बनाने लग जाए बिल्कुल स्मॉल माइनर चेंजेस के साथ, तो ये पूरी की पूरी ही गलत हमारी जो अप्रोच रहेगी। देर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइज। इतने छोटे छोटे साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। सो इन सच ए सिचुएशन देखें, डिफरेंट अगर शूज़ बनाएगी तो डिफरेंट मशीन चाहिए, अलग अलग मशीन चाहिए, तो हमारी अलग अलग लेबर रखना पड़ेगा, डिफरेंट स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन जो हमारी टेक्निक्स है ये कहती है, इट इज़ एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चरिंग शूज़ ओनली ऑफ द प्रॉपर साइज, की हमें प्रॉपर साइज के ही शूज़ बनाने चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली चीज़ें बना के रख दे जिसका कोई जस्टिफिकेशन हो। तो हमें कॉस्ट को कम करने के लिए हमें अपने जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट जितने भी बना रहे हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। फोर्थ टेक्निक हमारी एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है मैथड स्टडी। अब देखिए मैथड का मतलब काम को करने के मैथड। तो ये कहता है एफडब्ल्यू टेलर कि जब भी कोई काम करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड अडॉप्ट करें काम को करने का। इट रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब काम को उसको करने का हम बेस्ट वे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए डिफरेंट चार्ट्स प्रिपेयर कर लेंगे, रिसर्च करेंगे। सो टू डू दिस प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज, डिफरेंट रिसर्च करके हम काम को करने का बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे एफडब्ल्यू टेलर का इस स्टडी को करने का? टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। काम को करने का सबसे बेस्ट वे फाइंड आउट करना, सबसे बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना। आवर फिफ्थ टेक्निक इज मोशन स्टडी। दैट वन इज द मोशन स्टडी। देखिए मोशन की बात करें, मोशन, काम को करने की मोशन, तो ये हमारी जो टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर कहती है, इट रिफर्स टू ए टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग ए वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। तो हमारी मोशन स्टडी जब हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने की तो उसने फाइंड आउट किया कि एक मेसन है, एक जो ईंट को लगाने के लिए बहुत बारी हमारी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वो उसको लगाने के लिए 18 टाइम्स मोशन कर रहा है, 18 बार हरकतें कर रहा है, कभी उस पर क्ले लगाता है, कभी ईंट को रखता है। तो उसने क्या किया कि कुछ इस तरह से किया जाए कि 6 बार किया जाए तो भी उसका वही रिजल्ट रहने वाला है। तो इसने अननेसेसरली मोशन को रिड्यूस कर दिया ताकि हमारा काम जल्दी एफिशिएंट वे में हो। तो उसके लिए हम मूवी कैमरा भी यूज कर सकते हैं मोशन स्टडी के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस दी अननेसेसरली मोशन, की हमारे अननेसेसरली जो मोशन है, जो अननेसेसरली हरकतें हैं काम की, वो कम हो और हमारा कम टाइम में ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट 6th टेक्निक इज द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, देखिए टाइम स्टडी में
हमारे किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड जो टाइम है उसको फिक्स कर दिया जाता है। इट रिफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि ये काम हमारा इतने टाइम में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये चैप्टर है इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए अगर नहीं होता तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए करेक्टिव स्टेप ले सकते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड सेट करके उनकी कंपैरिजन की जाती है। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम। हम स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल एवरेज टाइम इस काम को करने का इतना टाइम तो लगता ही लगता है, उसके बेस पे एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्क। अगर हमने जो भी उस काम को बार बार किया उसके एवरेज बेस पे हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर सकते हैं। अब टाइम स्टडी को करने के लिए हम स्टॉप वॉच की भी हेल्प ले सकते हैं ऑब्वियसली, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम इस काम को करने के लिए इतना हमारा टाइम लगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों टाइम स्टडी को करते हैं, क्यों हमने किया, टू एस्टिमेट द लेबर कॉस्ट, कि अगर हम ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करेंगे तो हमारा इसका मतलब कम टाइम में हमारा जो प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अगर कम प्रोडक्शन हुआ तो कम कॉस्ट देंगे, तो लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर, कि हम कम टाइम में अगर कंप्लीट करना चाहिए तो हमें ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ज़्यादा टाइम में करेंगे तो कम वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट को देखने के लिए भी हम टाइम स्टडी करते हैं। टू डिसाइड अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान, कि अगर कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा हम बोनस देंगे, ज़्यादा वेजेस देंगे, ज़्यादा इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को पे आउट करेंगे। तो ये इंसेंटिव्स प्लान के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे टेलर ने कुछ दिया है कि अगर एम्प्लॉय 100% से ज़्यादा काम कर लेता है तो उसको 20% इंसेंटिव्स प्लस उसकी सैलरी दी जाएगी। अगर एम्प्लॉयज़ 100% ही कंप्लीट करता है तो उसको सिर्फ सैलरी दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ 100% से भी लेस काम करता है, 100% से भी लेस काम करता है तो उसकी सैलरी क्या कर दी जाएगी, डिडक्ट कर ली जाएगी। तो ये कुछ हमारा जो FW टेलर ने इस तरह की कुछ हमारी क्या दी हैं, स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं इंसेंटिव्स प्लान के। 7th वन इज द फैटिग स्टडी। अब देखिए फैटिग का मतलब है थकान। अब देखिए एम्प्लॉयज़ को बार बार थकान हो जाती है तो उसके लिए FW टेलर ने सजेस्ट किया है, इट रिफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, की एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम रेस्ट दिया जाए टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। दी रेस्ट रिफ्रेशेस दी वर्कर, क्योंकि जब एम्प्लॉय रेस्ट कर लेता है तो एक नई एनर्जी के साथ आता है और इस काम को फुल कैपेसिटी के साथ कंप्लीट करता है। अब इसको करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फैटिग स्टडी को करने का, टू मेंटेन दी एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर, ताकि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बनी रहे और वो रेस्ट के साथ फुल एनर्जी फुल कैपेसिटी के साथ काम करे। कोजेस की बात करें, फैटिग स्टडी के क्या कारण होते हैं, थकान के क्या कारण है, फैटिग के क्या कारण है। ऑब्वियसली लंबे समय तक काम करेंगे, पुअर वर्किंग कंडीशन है, अनसूटेबल वर्क है, काम सूटेबल नहीं है तो जल्दी थक जाएगा, अनहैप्पी रिलेशन विद द बॉस, उसके बॉस के साथ या सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम भी क्या फील करते हैं, थकान फील करते हैं कि हम इस काम को करके थक चुके हैं। तो FW टेलर ने सजेस्ट किया कि एम्प्लॉय के लिए टाइम टू टाइम रेस्टिंग की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि टेलर ने दो हमारी जो वेजेस रेट डिसाइड की हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज ए टेक्निक विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड द लेस एफिशिएंट वर्कर। ये हमारे एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट के बीच में कंपैरिजन करता है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट एम्प्लॉय, उन्हें ज़्यादा सैलरी, उन्हें ज़्यादा वेज दी जाएगी। लेस एफिशिएंट जो कम काम कर रहे हैं उन्हें क्या दी जाएगी, लेस सैलरी दी जाएगी। इट रिवार्ड द एफिशिएंट वर्कर एंड मोटिवेट द लेस एफिशिएंट वन टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। ये एफिशिएंट एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देता है, ज़्यादा सैलरी प्लस इंसेंटिव्स देता है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज को क्या दी जाएगी, सैलरी प्लस में इंसेंटिव्स दी जाएगी। प्लस इसको देख के हमारे जो लेस एफिशिएंट है वो मोटिवेट होंगे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो अपनी थोड़ी सी भी एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेंगे तो उन्हें भी इंसेंटिव्स मिल सकता है। सो इसने 2 पीस रेट डिसाइड किया, 1 फॉर दोज वर्कर हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर। जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं 100% या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक तो वेज रेट उसके लिए डिसाइड किया। अदर वेज रेट डिसाइड की है दोज हु प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड वर्क। जो हमारे 100% से भी हमारा कम काम करते हैं उनके लिए हमारी अदर रेट डिसाइड किया।
अब टेलर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, या हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की कि एक एम्प्लॉयज़ को 20 यूनिट तो प्रोड्यूस करनी ही करनी है, और उसके लिए 2 वेज रेट डिसाइड की गई, 5 रुपये पर यूनिट और 4 रुपये पर यूनिट। जो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, पूरी यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा, उसको 5 रुपये के हिसाब से उसकी वेजेस दी जाएगी, और जो एम्प्लॉय कम काम करेंगे 20 यूनिट से कम, उन्हें 4 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस दी जाएगी। अब एम्प्लॉय वर्कर ए है और वर्कर बी है। ए वर्कर क्या करता है, 20 के 20 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है, और इस तरह से उसको 100 रुपये पूरे ही मिल जाते हैं। 20 यूनिट मल्टीप्लाई में 5 रुपये के अकॉर्डिंग उसको 100 रुपये पूरे मिल जाते हैं। और बी एम्प्लॉय 20 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो सिर्फ 18 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है, और उसको 4 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाती है 872 रुपीज़। अब देखिए, इस एम्प्लॉयज़ ने सिर्फ 2 यूनिट ही, एम्प्लॉय ने 2 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करके, सिर्फ 2 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करके इसको 100 रुपये मिले, और इसने 2 यूनिट कम प्रोड्यूस करने के कारण इसको 28 रुपये कम मिले। इन दिस वे बी हैज़ प्रोड्यूस ओनली 2 यूनिट लेस देन ए एंड द डिफरेंस इन वेजेस विल बी 28 रुपये। तो इससे इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, लेस एफिशिएंट वर्कर मोटिवेट होते हैं टेलर के अकॉर्डिंग टू वर्क मोर एंड मोर, एन एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेटेड टू मेंटेन देयर एफिशिएंसी। और एफिशिएंट वर्कर और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि अगर एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज करे तो उन्हें ज़्यादा वेजेस मिल सकती है। सो ये हमारी टेक्निक्स थी हमारी FW टेलर की। 9th हमारी एंड द लास्ट वन टेक्निक है मेंटल रिवोल्यूशन। ऑलरेडी हम बहुत बार जिसको डिस्कस भी कर चुके हैं मेंटल रिवोल्यूशन को। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है मेंटल चेंजेस। मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स दी मेंटल चेंजेस। अब किसके अंदर मेंटल चेंजेस लेके आना, बोथ इन द माइंड सेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स। अब टेलर कहता है कि a change in mindset of both the employee and the worker, both the employers and the worker is required because it will promote the feeling of cooperation and will be beneficial to both of the parties। अब देखिए, नॉर्मल हम देखते हैं कि दोनों के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं, इन द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेके हो रहे हैं। लेकिन टेलर ने सजेस्टेड किया है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में मत लड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, कि बोथ पार्टी एफर्ट करो इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, एंड एनी टॉक ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिकम मीनिंगलेस। तो दोनों पार्टी के बीच में जो प्रॉफिट को लेके जो झगड़े हो रहे थे वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। तो टेलर कहता है कि जो हमारे ओनर हैं, एम्प्लॉयर हैं और वर्कर्स हैं, दोनों के ही माइंडसेट में चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, दोनों के ही माइंडसेट में मेंटल रिवोल्यूशंस लाने की नीड है। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी ना किसी एक टेक्निक पे 101% आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए नई नई और बना सकूं। सो लर्नर्स, अगर आपको अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals one day.